खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले बात जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही है हमारी सहयोगी दीपा बाफिया। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें तमाम स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत लगातार ताज़ा हालातों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, बेहद गंभीर हैं और इसीलिए लगातार बैठक मंथन का दौर भी जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर से सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जिन जिलों में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर प्रवासी श्रमिक ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर क्वारंटीन की संख्या भी बढ़ा देनी होगी। राजस्थान में जिन्होंने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो तो करीब 8 लाख लोगों के आने की सूचना है बाहर से, दूसरे प्रांतों से, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हों, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर्स हों। और उनमें से करीब 7.25 लाख लोग 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में अलग अलग जिलों में रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती भी सरकार की यही है। जिन जिलों में बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां क्वारंटीन की व्यवस्था भी पुख्ता रखी जाए। साथ ही ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन की सख्ती से पालना करवाई जाए, साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाए। सीएम गहलोत ने सीएमआर से कलेक्टर, सीएम समेत अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रवासियों के मुद्दे को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान रखा जाए और प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जाए। साथ ही गहलोत ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए। वीसी के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी प्रतिदिन 15,000 की टेस्टिंग क्षमता है, जिसे इसी महीने के अंत तक बढ़ाकर 25,000 प्रतिदिन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स को समय पर दवाइयां उपलब्ध हों, ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं सीएसडीबी गुप्ता भी इस वीसी में मौजूद रहे। सीएसडीबी गुप्ता ने कहा कि प्रभावी क्वारंटीन व्यवस्थाओं के साथ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और अधिक से अधिक लोगों को होम क्वारंटीन में रखने पर फोकस किया जाए। और बैठक में एसीएस राजीव स्वरूप, रोहित कुमार सिंह, डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं करा के भी राजस्थान में आए हैं। तो अगर ये मान ले तो 10 लाख लोग राजस्थान में अलग अलग जिलों में आ गए हैं और आने वाले समय में 3-4 लाख लोग और भी आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हॉटस्पॉट एरिया से, चाहे बम्बई से हो, अहमदाबाद से हो, सूरत से, ये अलग अलग गाँव में आ जाए। पहले हमारे गाँव सुरक्षित थे, वहाँ कोरोना का प्रकोप नहीं था, शहरी क्षेत्रों में इसका प्रकोप था। अब जो 950 के करीब पॉजिटिव केसेस 17 जिलों के अंदर से आए हैं, जहां ये प्रवासी आए हैं अलग अलग गांव के अंदर। टेस्टिंग फैसिलिटी तो हम बढ़ा ही रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और किस तरीके से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कम किया जाए, किस तरीके से हर गुजरते दिन के साथ आंकड़ों में कमी लाया जाए, ये कोशिश है सरकार की। और इसीलिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी लगातार गंभीर है, लगातार संवेदनशील हैं और इसीलिए वीसी के जरिए लगातार अधिकारियों से, वो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए हों या फिर अलग अलग विभागों के अधिकारियों से, वो फीडबैक ले रहे हैं वीसी के माध्यम से। वीसी के जरिए ये कोशिश है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर विराम लगाया जाए। जयपुर से एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी। ट्रेनों के बाद अब हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। 25 मई से सभी हवाई अड्डों से घरेलू फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और ऐसा ठीक 2 महीने बाद होने जा रहा है। इससे पहले 25 मार्च को सभी तरह की फ़्लाइट्स का संचालन बंद हो गया था और अब ठीक 2 महीने बाद घरेलू फ्लाइट्स 25 मई से शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि फ़्लाइट्स कैलिब्रेटेड मैनर में संचालित की जाएंगी, यानी कि नियंत्रित संख्या में फ़्लाइट चलेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि फ़िलहाल जो फ़्लाइट संचालित हो रही थी लॉकडाउन से पहले, उसकी तुलना में करीब 20 से 25% फ़्लाइट ही संचालित हो सकेंगी, यानी कि एक साथ फ़्लाइट की संख्या में काफ़ी कमी होगी। और ऐसा इस वजह से हुआ ताकि एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा ने यह बताया है कि एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं और यहाँ पर यात्रियों को कम संख्या में बुलाया जाएगा, इसीलिए शुरुआत में कम फ्लाइट संचालित होंगी। एक लॉकडाउन से पहले जहां करीब 63 फ्लाइट जयपुर से संचालित हो रही थी, अब कम संख्या में रखते हुए करीब 20 से 22 फ्लाइट ही शुरुआत में संचालित होंगी।
25 मई से घरेलू फ्लाइट शुरू होने की खुशखबरी से यात्रियों में उल्लास है और उनको अब उम्मीद है कि जो हवाई संचालन है वो पहले की तरह सुचारू हो जाएगा और सभी लोग जो एक दूसरे शहर में फंसे हुए थे या किन्हीं कारणों से दूसरे शहर चले गए थे और उसके बाद लौट नहीं पाए, वो सभी यात्री अब वापस लौट सकेंगे और जो एक राहत है वो यात्रियों को मिलेगी। ट्रेन संचालन पहले ही सुचारू हो चुका है और अब 25 मई से घरेलू फ्लाइट चलने से हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों बहज यूपी बॉर्डर पर भी ऐसे ही हालात सामने आए थे, जहां कांग्रेस ने लगभग 500 से अधिक बसें भिजवाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इन बसों को यूपी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश व दिल्ली में फंसे मजदूरों के लिए यूपी में बसें भिजवाने के लिए की गई लाख कोशिशें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई और आज शाम को बॉर्डर पर जमा लगभग 500 बसों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर कल ही कांग्रेस द्वारा ऊंचा नंगला बॉर्डर पर लगभग 500 बसें खड़ी करा दी गई थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन बसों को अपने प्रदेश में एंट्री कराना मुनासिब नहीं समझा और थक हार कर कांग्रेस ने सभी बसों को आज वापस लौटा दिया। जिस तरह का घटनाक्रम नेशनल हाईवे पर कल दिखाई दिया था, वैसा ही घटनाक्रम आज भी पूरे दिन नजर आया। सरकार के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, भजनलाल जाटव, एआईसीसी के सचिव जुबेर खान, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, अमर सिंह जाटव, वाजिब अली, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेर सिंह सूपा, लोकदल के अध्यक्ष संतोष फौजदार, सेवर ब्लॉक के अध्यक्ष सतीश सोगरवाल सहित कई नेता व कांग्रेसी कार्यकर्ता बॉर्डर पर यूपी सरकार से अनुमति मिलने का पूरे दिन इंतजार करते रहे। शाम 4:30 बजे मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग व भजनलाल जाटव ने बॉर्डर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बयान दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओछी राजनीति के चलते बसों को प्रवेश नहीं दिया गया है, इसलिए अब सभी बसों को वापस भिजवाया जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। पिछले दिनों रारे बॉर्डर पर भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था, जहां झारखंड व बिहार के मजदूरों को यूपी सीमा में प्रवेश नहीं देने पर उत्तर प्रदेश पुलिस व राजस्थान पुलिस भी आमने सामने हो गई थी। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर से अपने घर को लौटे मजदूर, बिहार के लिए भेजी गई स्पेशल ट्रेन, जिला कलेक्टर कुमार पाल सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। तो वहीं बीकानेर से ही आई मजदूरों की कुछ उद्वेलित और मजबूर दिखाने वाली तस्वीरें भी। कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र हुए मजदूर लौट जाना चाहते हैं अपने घर, लेकिन नहीं हो पा रही कोई व्यवस्था। पुलिस ने की समझाइश। तो वहीं दूसरी तस्वीर आई सड़क से। बुजुर्ग, महिला, बच्चे चल रहे थे पैदल, जाना चाह रहे थे श्रीगंगानगर। ऐसे में वहां से गुजर रहे एक भामासा और पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका की नज़र पड़ी। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, एक व्यवसायी के सहयोग से ट्रक का जुगाड़ किया, खाने की व्यवस्था कर इन मजदूरों को भेजा अपने घर। दरअसल इस खबर को बताने के पीछे मंशा इतनी भर है कि जो मजदूर हैं, जो देश का निर्माता है, मेहनत कश है, उसके लिए यदि आपसे भी कुछ बन पाए तो ज़रूर कीजिए। निश्चित तौर पर प्रशासन अपने स्तर पर मदद कर रहा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ये ज़रूरी है कि हम सब जो कुछ भी कर पाएँ मज़दूरों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि इन मेहनत कशों की मेहनत के चलते ही देश का निर्माण होता है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। लॉकडाउन 4 में मिली राहत तो जनता हो गई बेफिक्र। आज बाजारों में दिखी चहल पहल, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव के 6 केस नए आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 337 पर। पॉजिटिव रोगी शहर के पाटनपोल, इंदिरा मार्केट, साजीदेड़ा, छावनी और गुमानपुरा इलाके के रहने वाले हैं। इन पॉजिटिव रोगियों में 1 महीने की बच्ची और 10 साल का बालक भी शामिल है।
कोरोना पॉजिटिव रोगियों के कारण जिला प्रशासन ने शहर के करीब 11 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो 22 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला भी बरकरार है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर युवक कांग्रेस और हाड़ती विकास मोर्चा द्वारा कर्फ्यूग्रस्त इलाके प्रेमनगर में 125 परिवारों को राशन किट और सब्जी का वितरण किया गया। वितरण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह और मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला मौके पर मौजूद रहे। वहीं चिकित्सा विभाग के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर थाना क्षेत्र में किराने की दुकानों पर छापे मारे और करीब 1 लाख रुपए कीमत का गुटखा, जर्दा, सिगरेट जब्त की है और दुकानदार को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एजुकेशन सिटी कोटा के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जिस गति से जिले में कोरोना पैर पसार रहा है, उसी गति से वापस भी लौट रहा है। आज कोरोना की जंग जीते 11 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जोधपुर संभाग का रुख करते हैं, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन 4 के तहत जो छूट मिली है, उसके तहत बाजारों में रौनक देखी जा रही है। जरूरी काम के लिए लोग निकल रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कर्फ्यूग्रस्त इलाके में ड्यूटी की, तो जहां 4-4 पीढ़ियों में जिस तरीके से पुलिस की सेवा से जुड़े ऋषा भटनागर इन कठिन परिस्थिति में ड्यूटी दे रहे, तो वहीं आरपीएस राजेंद्र सिंह जिनकी 3 पीढ़ियां पुलिस में रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इससे हौसला भी बढ़ रहा है कि किसी के दादा, परदादा, पिता और खुद पुलिस में हैं और संतान को पुलिस में लाना चाहते हैं। तो ऐसे में कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर पुलिस के जवानों में जोश देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर कोरोना से इलाज की बात करें, तो एक भी मौत कोरोना की वजह से आज तक जोधपुर में नहीं हुई है। जो कोई भी मरीज आए हैं, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी, किसी को तपेदिक की बीमारी, किसी का जिस तरीके से जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद में तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही, तो ऐसे में कोई भी लक्षण जो कोरोना का नहीं पाएगा, ये दावा जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जी.एल. मीणा और उनकी टीम ने किया। वहीं दूसरी ओर तमाम दावों के बीच में यह भी बात कही जा रही है कि सबसे अधिक 75% पॉजिटिव मरीजों को ठीक करके भेजने वाला जिस तरीके से जोधपुर का सेंटर बढ़ा, सबसे ज्यादा जांचें यहाँ पर हो रही है, सैंपल यहाँ पे लिए जा रहे हैं, तो जोधपुर का जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होता नजर आ रहा है। ये एक अलग बात है कि प्रवासियों के आने के बाद कुछ केसेस बढ़े, जिनको मॉनिटरिंग करने के लिए कल से प्रभारी अधिकारी नवीन महाजन पूरी टीम के साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाके में सक्रिय रहे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। लॉकडाउन और निषेधाज्ञा की पाबंदी का टोंक में उड़ा खुला मखौल। बेकाबू भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के पीटा ग्राम विकास अधिकारी और सहायक को। देरी से पहुंची पुलिस तो भाग छूटी आरोपी भीड़। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के ग्राम बहड़ में बेकाबू भीड़ ने पंचायत भवन में ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सहायक पर हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने कार्यालय में रखी सामग्री की भी जमकर तोड़फोड़ की। पूरा विवाद नरेगा में जॉब कार्ड बनवाने को लेकर हुआ था। आश्चर्य की बात तो ये रही कि एक और लॉकडाउन की शर्तें तो दूसरी ओर निषेधाज्ञा का भी जमकर मखौल उड़ाया गया और मामले की जानकारी मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट करने वाली भीड़ गायब हो गई। पिटाई के शिकार अधिकारी ने बताया कि बद्री नारायण बैरवा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आया था। जब उसे पूरे कागजात लाने के लिए कहा गया तो व्यक्ति वहां से चला गया और थोड़ी देर में लगभग 150 लोग एक साथ आए। रोजगार सहायक रामराज मीणा से मारपीट कर उसे घायल कर दिया तथा पंचायत भवन में रखे कंप्यूटर ले गए और फर्नीचर तोड़ दिया। घायल रोजगार सहायक को पुलिस उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय निवाई लेकर गई है। धारा 144 के साथ लॉकडाउन की पाबंदियों को पालन करवाने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की टोंक में खुली पोल। हालात अगर इसी तरह रहे तो निश्चित रूप से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनीत। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में लांबा भाटड़ा गांव के एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी। बिछीवाड़ा थानाधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि लांबा भाटड़ा गांव में आज 2 चचेरे भाइयों के बीच में पुराने जमीनी विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों ही के बीच में हाथापाई के बाद प्रकाश ने उसके चचेरे भाई मोहन पर लठ से वार कर दिया। लठ से वार होते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद प्रकाश मौके से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर बिछीवाड़ा पुलिस ने शव को डूंगरपुर मोर्चरी शिफ्ट कराया तथा मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा लिया है और परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर फरार अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए। एक छोटे से